तो उदर रोग अध्याय बेसिक शुरुआत की थी हम लोगों ने। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 7 है उदर रोग निदान अध्याय। उदर रोगों की संख्या 8 है। निदान में अगर बात करें, मेन है दुर्बल आकृति। और किस तरह का दिखाई देता है उदर रोग? तो गुल्म की तरह जो शोथ है वो इस तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है रोगा सर्वव्यापी जायन्ते सतुरा मुद्राणी च। तो उदर रोगों के वे सारे रोग होते हैं। चरक ने संप्राप्ति दी है उदर रोगों की, जहां बताया कि स्वेद वह अम्बुवह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है। प्राण अग्नि अपान तीनों की दृष्टि होती है। तो रुद्ध स्वेद अम्बु वाहिनी दोष, श्रोतासी संचिता प्राण अग्नि अपान संतुष्य जन्यते उद्यम नरणाम। पूर्व रूप में बलि विनाश जठरे ही राज्य और जीर्ण का ज्ञान नहीं होना, जीर्णा परिज्ञान, और पैरों में शोक हो जाना। इतनी बात कल हो गई थी। अब इसके आगे देखते हैं। तो फर्स्ट लिखा है वातोदर। उसमें कृष्ण सराय आना उदर के ऊपर नहीं, खास बात है। पैत्तिक उदर रोग आचिर अभिवृद्धि की, जल्दी ही रोग की वृद्धि हो जाती है, मतलब देर नहीं लगती है, आचिर। नेक्स्ट कफज उदर रोग, चिर अभिवृद्धि देर से बढ़ता है। जरूरी है सन्निपातिक उदर रोग, इसको ध्यान से देखोगे। सन्निपातिक उदर रोग को दूष्य उदर और नीचे उदर भी कहते हैं। ठीक है, दूष्य उदर या नीचे उदर। क्यों होता है? तो स्त्रियां अनपान में नख रोम आदि ये खिलाते हैं। ये निदान पूछ चुका है तो याद रखना। दूसरा, गरांश दुष्ट अंबु दूषी विष सेवनाद्वा। तो गर विष का सेवन कर लेना, दूषी विष का सेवन कर लेना, ठीक है, इनसे दुष्ट किए हुए जल का सेवन कर लेना। तो विष सेवन प्लस स्त्री द्वारा अनपान में नख रोम आदि खा लेने से उनके प्रदत्त शीत और अभ्र आने पर कुपित हो जाता है। कि जब मौसम थोड़ा बदलता है, अचानक से शीत बढ़ जाए या फिर आकाश में बादल आ जाए, तब ये रोग बढ़ जाता है। तो यह है संधिपातिक उदर रोग। स्पेशली याद रखना, खासकर ऊपर के तीनों पॉइंट जो है, दूष्योदर नीचोदर, स्त्री द्वारा अनपान में नखरों आदि खिला देने से, दूषित विष गर्विष का सेवन करने से। नेक्स्ट है प्लीहोदर। तो दोष लिख रहे हैं इसमें कफ और रक्त। प्लीहोदर के अंदर कफ और रक्त है, वही वाला जो कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में गिलायु, अधोजीवा, उपजीवा, उन सब रोगों में पढ़ा। कफ और रक्त। वाम पार्श्व में वृद्धि होती है। मेन बात यही है यहाँ प्लीहोदर के अंदर कि वृद्धि किधर होगी? वाम पार्श्व, क्योंकि प्लीहा प्लीहा किधर है? लेफ्ट साइड में है, वाम साइड में है। ठीक है। दूसरी बात, चरक ने इसमें शोथ लिखा कच्छप संस्थान, मतलब हार्ड शोथ होता है। शोथ जो है वो हार्ड है थोड़ा। तो कच्छप संस्थान शब्द आया उसके लिए, तो इसको भी ध्यान रखोगे। बाकी शील बलवती पांडुता। तो पांडुता भी समझ सकते हो कि जब भी प्लीहा बढ़ती है तो मतलब कहीं ना कहीं आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा होगा, वो वाली कंडीशन होगी, इसलिए स्प्लेनोमेगाली हुई है। तो उससे पांडु हो जाएगा, तो रटने की जरूरत है ही नहीं इसको। नेक्स्ट, यकृत दाल्योदर। तो यकृत वृद्धि होगी। डलहन ने यकृत को कालखंड कहा है, तो ये भी याद रखेंगे, कालखंड है कालखंड, यकृत के लिए आया हुआ शब्द है, ध्यान रखेंगे। दो रोग लिखे हैं, बदगुदोदर और परिश्रावी उदर रोग। चरक के टाइम आपको पढ़ाया होगा कि बदगुदोदर में वृद्धि जो होती है वो नाभि के, बोलो, ऊपर ही नीचे? ऊपर। ऊपर ऊपर। ऊपर होती है। ठीक है। और जो श्रावी उदर रोग है, मतलब इसके अंदर नाभि के नीचे होगी वृद्धि। तो देख लोगे, बदगुदोदर हृदय नाभि के मध्य वृद्धि, विट समगंधिक वमन। तो मल की दुर्गंध वाला वमन होगा। समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे तो मल जा नहीं सकते, तो ऊर्ध्व मार्ग से वापस आ जाएंगे, नहीं वमन हो जाएगा मलों का। तो वही चीज है कि वमन में विट की गंध आ रही है, मल की गंध आ रही है। नेक्स्ट है परिश्रावी उदर रोग। श्रुतो अंतरात सलिल प्रकाशा। तो आंत्र से जल के जैसा श्राव हो रहा है। और कह रहे हैं गुदा से श्राव होता है इस रोग के अंदर। जरूरी बात आपको बताया कि चरक ने जो श्राव लिखा है वो जलोदर के अंदर लिखा है। ठीक है। और यहाँ पे गुदा से श्राव परिश्रावी उदर रोग में लिखा हुआ है, तो ये याद रखेंगे। नाभि के नीचे वृद्धि होती है। छिद्रोदर या शतोदर भी कहते हैं, कि इंजरी हुई होगी तभी श्राव हो रहा है, तो छिद्रोदर या शतोदर भी कहते हैं। नेक्स्ट है दकोदर। दकोदर यानी जलोदर की बात आ गई। चरक में इससे पहले की कंडीशन और आई है ना, जलोदर से पहले अजातोदक। तो उसमें पिच्छा युक्त जो है, पिच्छा फेन युक्त वो वर्ड जो है उसको ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ देखोगे बाकी दकोदर, तो कारण बता रहे हैं कि किसने स्नेह पान किया उसके बाद शीतल जल का पान कर लिया। तो आप जानते हो कि स्नेह के बाद सामान्य अनुपान जो है वो उष्ण जल है। अगर ऐसा ना किया जाए तो जलोदर हो सकता है। तो वही बात यहाँ कह रहा है। भ्रशो उन्नतम पूर्णम इव अंबुना। कि शोध कैसा है? उन्नत, उठा हुआ, और जैसे जल भरा हुआ हो अंदर,
बस्ती में इस तरह का लगता है, यथा धृति शुभ्यति कंपते, कि बस्ती के अंदर, धरती के अंदर जल भरा हुआ है, इस तरह का वहां पे आप परकशन करोगे, मतलब कहना पैल्पेट करोगे, तो इस तरह का महसूस होगा। दूसरा एक आपको मैंने जलोदर में, दगोदर में एक साइन बताया होगा, ये टेस्ट फ्लूक थ्रिल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो लिख लेना, फ्लूक थ्रिल टेस्ट कहाँ मिलता है, तो जलोदर में पॉजिटिव मिलता है, वही चीज है मतलब। ठीक है, आगे चलिए, शब्द आए थे, मतलब वही की आवाज आती है इस तरह की जैसे अंदर जल भरा हुआ हो। ठीक, नेक्स्ट चलो। उदर रोगों के सामान्य लक्षण बहुत बहुत जरूरी है, ये लाइन जो है, आधमाने गमने आशक्ति दौर्बल्यम, ठीक है, आ चुकी है। तो आधमान, गमने आशक्ति, दुर्बलता, दुर्बल अग्नि होना, शोफ सदना मंगा नाम संगो वात्र पुरुष, तो मल और वात, इनकी गति में रुकावट हो जाती है। दाह तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति है, दाह तृष्णा होता है, तो ये सभी उदर रोगों का लक्षण है सामान्य। तो मेन बात इसके अंदर, तो गमने आ सकती दौर्बल्यम, क्योंकि रख के पूछ चुका है तो अब तो जरूरी हो जाती है। और दूसरी बात है कि वात और पुरीश, इनकी गति में रुकावट हो रही है। और सबसे जरूरी लास्ट लाइन लिखिए, अंते सलील भावम ही भजन्ते जठराणि, तो इस सभी जठर रोग या उदर रोग अंत में सलील भाव को प्राप्त कर जाते हैं, मतलब जलोदर को प्राप्त कर जाते हैं। तो सुश्रुत, सभी प्रमेह मधुमेह में, और सभी उदर रोग जलोदर में बदल जाते हैं। जल्दी से देख लो चैप्टर में क्या जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 7, उदर रोग निदान अध्याय, उदर रोग की संख्या 8 होती है। उदर रोग अग्निमांदे की वजह से होते हैं, गुल्म की आकृति का इसमें शोध दिखाई देता है। सभी रोगों का कारण उदर रोगों का कहा वाग्भट ने। संप्राप्ति में स्वेद और अंबुभय स्रोतस प्राणग्नि अपान, इनकी दृष्टि। पूर्व रूप में नॉर्मल चीजें हैं, एक ये ध्यान रखना, जीर्ण अजीर्ण का ज्ञान नहीं होता व्यक्ति को। सन्निपातिक उदर रोग को दूष्योदर या नीचोदर भी कहते हैं। स्त्रियां अनपान में नख रोम आदि खिलाते हैं, या फिर विष का सेवन कर लेने से गलती से, चाहे दूषी विष हो चाहे घर विष हो, शीत अभ्र आने पर ये कुपित हो जाता है। प्लीहोदर, तो कच्छप संस्थान, जो शोथ है वो कच्छप के स्पर्श जैसा होता है, मतलब हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यकृदाल्योदर, डलहन ने इसको कालखंडा भी कहा है यकृत को। बद गुदोदर में हृदय और नाभि के मध्य वृद्धि होती है। परिश्रावी उदर रोग में नाभि के नीचे वृद्धि होती है, नाभि के नीचे। परिश्रावी उदर रोग में गुदा से श्राव बताया सुश्रुत ने, जबकि चरक ने जलोदर में श्राव का होना बताया है। परिश्रावी उदर रोग को छिद्रोदर या शतोदर भी कहते हैं। नेक्स्ट है दगोदर, जलोदर यानी कि, तो कारण इसका, स्नेह पीने के बाद शीतल जल का सेवन करना, और दूसरा कि जैसे जल से भरी बस्ती है, तो भ्रशो उन्नतम पूर्णम इव अंबुना यथा धृति शुभ्यति कम शब्द आए थे, याद रखोगे। लक्षणों में आधमान, गमने आसक्ति दौर्बल्यम, संगोवात पुरुष, और लास्ट है अंते सलील भावों भी भजनते जठराने। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम मूड गर्भ निदान है। अगेन काफी जरूरी चैप्टर है, ध्यान से देखोगे। हेतु, मूड गर्भ का हेतु क्या है, देखो मूड गर्भ क्या है, मूड गर्भ वो है कि जो नॉर्मल होना चाहिए प्रेगनेंसी में वो चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, कोई इंटरवेंशन करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, मतलब असिस्टेड डिलीवरी है ऐसा कह लो, और कहीं ना कहीं कुछ और भी आपको करना पड़ेगा, मतलब आसानी से डिलीवरी नहीं होगी, तो मूड गर्भ है कि बच्चा नॉर्मल जिस तरह से आना चाहिए था वैसे नहीं आया। ठीक, उसका कारण बता रहे हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अभिघात आदि की वजह से, कंपेयर किया फलम इव वृंताल, कि जैसे पेड़ के ऊपर फल लगा हो, एक उसका नेचुरल टाइम होता है कि आम जैसे आजकल सीजन चल रहा है कि पकेंगे फिर टूटेगा एक टाइम आने के बाद। ठीक है, लेकिन एक क्या है कि इंजरी हो जाए, कोई पहले ही पत्थर मार दे वहां पे, तो वो गिर जाएगा, है ना, फिर वो ठीक नहीं है चीज। तो वही लिख रहे हैं कि अभिघात आदि से जैसे फल टूट जाता है वृंत से, उसी तरह बालक भी प्रसव के लिए प्रेरित हो जाता है समय से पूर्व। यहाँ भेल का एक स्टेटमेंट है, आप लोग पढ़ चुके हो, कि पुरुष का स्त्री स्वर होना, स्त्री का पुरुष स्वर होना। ठीक है, आम गर्भ की च्युति, तो ये सब गर्भ व्यापत्ति के कारण है। पुरुष का स्त्री स्वर, स्त्री का पुरुष स्वर, और आम गर्भ च्युति, तो गर्भ व्यापत्ति के कारण है। तो इनसे गर्भ में क्या होता है, मतलब गर्भ व्यापत्ति हो जाती है। आगे देखिए, लक्षण, तस्य जठर संशोभात वायुर अपानो मूढ़ा, पार्श्वो बस्ती शीर्ष उदर योनि शूल आनाह, मूत्र संग, स्पेशली याद रखना मूत्र संग, शोणित श्रावेण, कदाचित कदाचित विवृद्धम, असम्यक आगतम अपत्यपथम, अनुप्राप्त रस्यमानम, विगुण अपानम सम्मोहितम गर्भम, मूढ़ गर्भम इत्याचक्षते।
ये पूरा श्लोक ही लिखा हुआ है आपकी बुक्स के अंदर, श्लोक नंबर 4 है ये। क्या लिख रहे हैं कि तस्य जठर संशोभात, कि उधर प्रदेश में कोई इंजरी वगैरह हो जाए जैसे, ठीक है, तो अपान वायु जो है मूड हो जाती है। अपान वायु का काम है गर्भ को, शुक्र को, मल को, सबको लेके जाना नीचे की तरफ, ठीक है। अब अपान वायु जो है वो मूड हो गई, मूड यानी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी, वो अलग फंक्शन करने लगी, नीचे की तरफ जाना लेके चीजों को ऊपर की तरफ लेके जाने लगी मान लो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्श्व बस्ती, शीर्ष उदर, बस्ती शीर्ष पढ़ते हैं वैसे हम लोग, बस्ती का ऊपरी हिस्सा जो है ऐसा, उदर, योनि, इन स्थानों पर शूल होगा, आनाहन होगा। और मूत्र संघ स्पेशली याद रखना है, यूरिन रिटेंशन होता है मूत्र संघ, ठीक है। शोणित श्राव, फिर रक्त भी आने लगेगा कई बार ऐसा होता है। और कदाचित विवृद्धम, है ना, कि अचानक से कभी कभी ऐसा लगता है कि उधर का साइज बढ़ने लगा है, ठीक है। असम्यक आगतम भवत्य पथम अनुप्राप्त रस्य मानव, कि बालक जो है असम्यक प्रकार से पत्य पथ में आ गया। जो मार्ग है बच्चे को जिससे आना है, मतलब कहते हैं ना पैसेज, पैसेंजर पावर, तीन चीजें मेन होती है, कि जो पैसेज है उसमें जो हमारा पैसेंजर है यानी बच्चा, वो ठीक तरीके से नहीं आया, कि उसको आना चाहिए था हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अंदर, लेकिन वो आ गया कि ट्रांसवर्स लाइन के अंदर इस तरीके से। तो वो चीजें हो रही हैं, वो गलत हो गया, ठीक। तो विगुणम अपान सम्मोहितम गर्भम मूड गर्भम इत्याचक्षते, तो अपान वायु ठीक से काम नहीं कर रही, मूड हो गई है, ऐसी मूड वायु से प्रवृत्त जो गर्भ है प्रसव के लिए, तो वो कहलाता है मूड गर्भ। क्लियर। तो बाकी कुछ रटना नहीं है, आपको समझाने के लिए था। आपको इतना याद रखना है, अपान वायु ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि संक्षोभ हुआ है, जठर पे उधर पे कोई इंजरी हुई है, ठीक। और क्या होता है इसमें, तो मूत्र संघ और शोणित स्राव दो लक्षण है, चाहो तो देख लेना, मूत्र संघ स्पेशली याद रखेंगे, ये पूछा जाता है क्योंकि। नेक्स्ट देख लो, सुश्रुत का एक और श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पे, आ चतुर्था ततो मासा प्रस्रवेद गर्भद्रवा तथा स्त्री शरद से पाता पंचम षष्ठ। तो सवाल ये बनता है कि गर्भपात कब कहते हैं। तो गर्भपात कह रहे हैं जब बच्चे का शरीर स्थिर हो जाए, अगर तब ये बच्चा प्रसव के लिए प्रेरित हो जाए, यानी चौथे पांचवें महीने में, मतलब तो वो कह रहे हैं अच्छा नहीं है, पांच छठे महीने में, माफ करें। तो 4 मास तक स्पेशली याद रखना। देखो अष्टांग हृदय, उनका आपने देखा था कि द्विहृदय अवस्था जो है, बोलो जल्दी आंसर, कौन से मास में थी? बोलो स्थान बेटा ऐसे तो। संग्रह सर, त्रिपक्ष अष्ट से पहले 5 मास। पहले हृदय पूछा मैंने, हृदय बताओ, हृदय। सर सेकंड सर। 2 मास। सेकंड सही है। चरक, थर्ड मास। सुश्रुत, 3। फोर्थ मास। फोर्थ फोर्थ। फोर्थ। संग्रह, अब संग्रह बता दो। हाँ सर, त्रिपक्ष से 5 महीने। 3 पक्ष से 5 माह, ठीक है ना। चलो, तो मतलब ये है कहने का कि चौथा महीना जो है, तब तक जब बच्चे में दुर्हृदय अवस्था आती है, कह रहे हैं उस स्टेज तक जो है कहना चाहिए गर्भ विद्रव, या गर्भ स्राव भी कह देते हैं उसको। इसके बाद अगर प्रसव हो जाए 9 महीने से पहले, मतलब, तो कह रहे हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गर्भपात। तो आपको ये पता होना चाहिए गर्भपात कब कहते हैं। तो पांचवें छठे मास में अगर ऐसा हो जाए, पांचवें छठे मास में उसके बाद भी, तो उसको गर्भपात कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, गर्भपात पांचवें छठे मास में या उसके बाद, उसके पहले गर्भस्राव या गर्भ विद्रवा ये शब्द आया है। डलहन ने कहा कि सर्व अवयव संपूर्ण, मन बुद्धि आदि से युक्त और विगुण अपान वायु से सम्मूढ़ गर्भ ही मूढ़ गर्भ कहलाता है। तो डलहन भी ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा एक बार उसके अंग प्रत्यंग जो है संपूर्ण हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा आप देखते ही हो कि तीसरे मास में तो पंच पिंडिका बनती है, तो क्लियर कट होता ही नहीं है डिवीजन। चौथे मास से वो डिवीजन क्लियर होना शुरू होता है ना। तो 3 4 7 ऐसा हमने याद किया था, अगर ध्यान आ रहा होगा आप लोग को। तो ये वही बात कहना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है बन चुका हो, यानी टाइम वही आगे देखा जाए चौथा महीना कम से कम, कि बच्चा बन चुका हो और उसके अंग प्रत्यंग क्लियर हो गए हो, मन बुद्धि आदि से युक्त हो चुका हो, और तब अगर वो अपान वायु से प्रेरित हो जाए समय से पूर्व, तब उसको मूढ़ गर्भ कहता है। किसी को कोई समस्या है इसमें जो मैंने बोला अभी तक? नॉर्मल चीजें चल रही हैं बहुत। सर ये हम्म। शारीर स्थान में पढ़ा जाएगा आगे, हाँ, शारीर स्थान में सारी बातें होंगी यार, मासानुमत। सब कुछ ठीक। होगा, हाँ हाँ। ठीक है, देखो आगे, गर्भाशय में गर्भ की स्थिति, ये भी सारे पॉइंट वहां डिस्कस है जो यहाँ लिखे हुए हैं अभी आगे। तो गर्भाशय में गर्भ कैसे रहता है, सुश्रुत चरक वाग्भट सबके अनुसार लिखा हुआ है। तो सुश्रुत कह रहे हैं आभुग्न अभिमुख, तो जानते ही हो कि बच्चों के शरीर में मालिश वगैरह कराते हैं छोटे बच्चों के। क्यों क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अपने शरीर को मोड़ के रहता है, प्रेगनेंसी की स्टेज के अंदर जब गर्भ में होता है बालक, तो पूरे शरीर को फ्लेक्स पोस्चर में रखता है मैक्सिमम, कम एरिया लेने के लिए, है ना। तो उसकी वजह से बच्चे की आप देखते हो बॉडी का पोस्चर वही होता है, मुड़ा हुआ थोड़ा हाथ पैर,
तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं उसकी, ठीक करते हैं, आज ही एक दिन में सीधा कर दें इसके हाथ पैर जो है बच्चे के, है ना। तो वही चीज है। तो बच्चा कह रहे हैं मुड़ा हुआ रहता है, आभुग अभिमुख, सामने की तरफ, फेस को पूरा मोड़ के। सायोनी शीर्षाम याति स्वभावात प्रसवम प्रति, कि लेकिन ये स्वभाव है उसका, जब प्रसव होगा तो वो सिर से आएगा योनि में। ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है कि सिर जो है, सिर से होगा प्रसव, ये एक नॉर्मल बात है, इतना ध्यान रखोगे। ठीक, आभुगन अभिमुख, सायोनि शीर्षाम याति स्वभावात प्रसवम प्रति। नेक्स्ट देखोगे आचार्य चरक, वो कह रहे हैं पृष्ठ अभिमुख रहता है, सिर ऊपर की ओर रहता है लेकिन पृष्ठ की ओर देखता है। ठीक है। फिर प्रसूति मारुति होगा, परिवृत्य वाक्षरा, निष्क्रामत्य अपत्य पथेन, कि बाद में क्या होता है जब प्रसव का टाइम आता है, तो मारुति होगा कि वायु उसको घुमा के ले आती है, परिवृत्य अवाक्षर, अवाक यानी नीचे की ओर सिर कर देती है वायु उसको घुमा के। ठीक है। तो प्रसव जो होता है फाइनली वही सिर से ही होता है। दोनों आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, सुश्रुत चरक मेन जो फोकस है, कि बच्चा फ्लेक्स पोस्चर में रहता है ना, बाकी रह कैसे भी सकता है, लेकिन जनरल बात क्या है कि चरक ने लिखा पीछे की तरफ उसका फेस होता है। ठीक है ना। और सुश्रुत ने लिखा आभुगन अभिमुख, के सामने की ओर, लेकिन सिर झुका के, ऐसा। और लास्ट दोनों ने कहा कि जब प्रसव होगा तो ये तय है बच्चा सिर से आएगा, और ऐसा होता ही है, ज्यादा डिलीवरीज नॉर्मल ही होती है ना। आजकल तो डॉक्टर टाइम से पहले कर देता है, टाइम ही नहीं देता, इतना डरा देगा महिलाओं को पहले ही कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी, इस पे साइन कर दो, एक पेपर आगे कर देगा कि अब तुम्हारी पूरी वो है जिम्मेदारी। जैसे ही वो पेपर आएगा तो बस पेरेंट्स तुरंत कहते हैं कि करो ऑपरेट, क्या करोगे, है ना। तो खैर, वाग्भट वाग्भट कह रहे हैं पृष्ठ अभिमुख ललाटे कृत अंजलि, है ना, पृष्ठ की ओर रहता है। ठीक है, कृत अंजलि यानी हाथों को मोड़ के, कहना चाह रहे हैं दोनों हाथों को अंजलि बना के उस तरह से। अगर बालक दक्षिण साइड में है तो मतलब मेल संतान है, वो पुरुष है। अगर लेफ्ट साइड में है तो स्त्री है, और मध्य में है तो नपुंसक है। तो दक्षिण भाग पुरुष, राइट साइड में पुरुष, लेफ्ट में स्त्री, और मध्य में है तो नपुंसक है। मूड गर्भ के भेद, तो मूड गर्भ के चार भेद हैं, कील, प्रतिखुर, बीजक और परिक। इसकी बात रिसेंटली हम लोगों ने की थी गाइड के अंदर भी। तो कील, प्रतिखुर, बीजक और परिक। और अगर आप श्लोक देखोगे, आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 6 लिखा है, मैं हिंदी एक बार बोल दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये चार भेद ठीक नहीं है, क्योंकि जब विगुण अपानवाद से पीड़ित वह गर्भ अपत्य मार्ग में अनेक प्रकार से जाता है, तब संख्या कोई निश्चित नहीं कही जा सकती है। यानी कि ये चार नंबर जो है रियल में असंख्य हो सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा भी ऑप्शन दे मान लो तो कंसिडर कर लेना एक बार, कि चार और असंख्य दोनों लगवा रहा हो आंसर मान लो, तो उस पे भी जा सकते हो। ठीक है। तो मूड गर्भ के चार भेद, कील, प्रतिखुर, बीजक और परिक। कील, प्रतिखुर, बीजक और परिक। हारित के सात भेद हैं, सात दोषों के अनुसार। मूड गर्भ की गतियां आठ हैं। मूड गर्भ की गतियां आठ, आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो श्लोक नंबर 7 लिखा है आपकी बुक्स के अंदर, उसमें गतियां बता रखी हैं। अगर मैं पढ़ के बताना चाहूँ तो कह रहे हैं कि कोई गर्भ दोनों पैरों से योनि मुख में आता है, कोई एक पैर को संकुचित करके योनि मुख में आता है ना, इस तरह से चीजें लिखी हुई हैं। तो टोटल 8 उन्होंने गतियां बता रखी हैं, तो नंबर याद कर लोगे आप। तो मूड गर्भ के भेद 4 और गतियां 8। अष्टांग संग्रह, उन्होंने कहा गति 3 होती है मूड गर्भ की, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, और तिर्यक, तिरछे, ऊर्ध्व, न्यूज और तिर्यक। और कह रहे हैं संस्थान कितने हैं, 8। संस्थान मतलब ये वाली गतियां जो है इसको संस्थान कह दिया उन्होंने। ठीक है। तो सुश्रुत, मूड गर्भ के भेद 4 और गतियां 8, एक बात। संग्रह, गतियां 3 और संस्थान 8, ऐसा ही याद रखना है जैसे शब्द है। अब चारों जो भेद हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, लास्ट टाइम बात की थी हमने वैसे। तो एक है कील। कील कैसा है, सब कुछ ऊपर की तरफ, बच्चे का सिर ऊपर है, बच्चे के हाथ ऊपर की तरफ है, बच्चे के पैर भी ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, कील। ऊर्ध्व बाहु सिर पादो योनि मुखम निरुद्धि कील, ये कील के समान योनि मुख को रोक दे तो वो क्या है, कील। ऊर्ध्व बाहु पाद योनि मुखम निरुद्धि कील, क्लियर। माधव कर ने कीलक को संकीलक कहा है, माधव ने कीलक या कील को संकीलक कहा है। नेक्स्ट है प्रतिखुर। खुर कहते हैं जानवरों के जो, कहते हैं नाखून होते हैं एक तरीके से, हूव्स है ना, उनको बोलते हैं। तो उसी पे इसका नाम आया है कि निसरत हस्त पाद शिरा काय संगी। तो क्या हो रहा है, निसरत हस्त पाद सिर, ठीक है, काय संगी। तो कह लो कि ये वाला हिस्सा जो है खाली, ये अंदर है, सिर बाहर है, दोनों हाथ बाहर है, दोनों पैर बाहर है।
तो निसरत हस्त पाद सिर, तो बच्चे के ये पैर और हाथ जो दिख रहे हैं तो इनको ही मतलब खुर कह दिया उन्होंने, एक तरीके से खुर दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाथ और पैर दिखाई दे रहे हैं। तो निसरत हस्त पाद शिरा और काय संज्ञे, ये है प्रतिखुर। ठीक है, यहाँ लिखा भी है विजय रक्षित ने कि खुर शब्द से आपको क्या समझना चाहिए, तो खुर शब्द हस्त पाद अवबुध्यते, हाथ और पैर समझने चाहिए। तो ये है प्रतिखुर। नेक्स्ट कंडीशन है बीजक। निर्गच्छत्य एक शिरोभुजा, तो अब की बार क्या हो रहा है, सिर और एक भुजा, सिर और एक भुजा बाहर है, बाकी एक हाथ और ये पैर कह लो कि अंदर है, इस तरह वाली कंडीशन है। ठीक है, हमने शक्तिमान करके यूज किया था वर्ड इसके लिए। तो बीजक है ये कि एक हाथ और सिर बाहर है। ठीक है, माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर वो कह रहे नहीं, दोनों हाथ बच्चे के बाहर आते हैं, गच्छेद भुज द्वय शिरा साचा बीजक आख्या। तो माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने एक के बदले दोनों हाथ का है कि बाहर होता है। नेक्स्ट है परिघ। परिघ बता चुका हूं कि दरवाजे को रोक देना, इस तरह क्या स्ट्रक्चर होता था, खींच के उसको लाते थे और दरवाजे को रोक दिया करते थे, धक्का तो दरवाजा नहीं खुलेगा, पीछे उसके अड़ा दिया करते थे मतलब। तो उसी तरह से गर्भ आ रहा है, तो ये कैसी पोजीशन हो गई, तो ट्रांसवर्स पोजीशन हो गई, ट्रांसवर्स लाई हो गई, है ना। तो आना कैसे चाहिए था, इस तरह से, लेकिन ऐसा ना आके इस तरह से आ रहा है। तो ये चीज है, ये है परिघ। तो कह रहे हैं परिघ एव योनि मुखम आवृत्य तिष्ठेत सा परिघ। क्लियर, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, चारों पढ़ लोगे। तो कील है बेटा, पहली कंडीशन, कील में क्या है, सब कुछ ऊपर की ओर, हाथ पैर सिर, तो वो है कील। माधवकर ने उसको संकीलक कह दिया। प्रतिखुर, तो खुर मतलब हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं और सिर दिखाई दे रहा है, तो विजय रक्षित ने कहा कि खुर से हाथ पैर समझना चाहिए। नेक्स्ट है बीजक। बीजक में सिर और एक हाथ बाहर आ रहा है। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने कहा नहीं, दोनों हाथ बाहर आता है, भुज द्वय शिरा। ठीक, फिर परिघ, तो परिघ एव योनि मुखम आवृत्य तिष्ठेत सा परिघ। नेक्स्ट आ जाओ अष्टांग हृदय। सामान्य वर्णन में कहीं भी मूड गर्भ की गतियों का उल्लेख नहीं किया। तो आपने अभी देखा पीछे संग्रह में भी गतियां 3 थी और संस्थान 8 थे। ठीक है, हृदय की बात कर रहे हैं कि हृदय ने कहीं भी गतियों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है देखोगे। अभी मैंने आपसे कहा कि आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार कहे हैं टोटल, ये नंबर देख पा रहे हो, ये मूड गर्भ की गतियां जो है 8। इन 8 गतियों में लास्ट की जो 2 गतियां हैं, अगर बुक में आप पढ़ रहे होगे, मैं खैर पढ़ा रहा हूँ, बता भी दूंगा अभी क्या है, जिनके पास बुक में बुक हो, बुक देख रहे हो उनके लिए बात है, एक मिनट बेटा। तो ये जो लास्ट वाली 2 गति वहां लिखी हुई है सुश्रुत में, अष्टांग हृदय, देखो उनके लिए क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कह रहे हैं सामान्य वर्णन में कहीं भी मूड गर्भ की गतियों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन हाथ पैर सिर से योनि मुख में अवतरित होता हो, दूसरा जिसका एक पैर योनि मुख में हो और दूसरा गुद मार्ग से बाहर निकलता हो, इन 2 गतियों को विषकंभ करके लिखा, और लिखा है दोनों गतियां शस्त्र साध्य है। मतलब यहाँ पे आपको फिर क्या कराना है कि वो एलएससीएस या जो भी चीजें हैं, मतलब सर्जरी की तरफ जाना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो संग्रह माफ करें, सुश्रुत में ये दोनों जो भेद लिखे हुए हैं ना, ये लास्ट वाली गतियां हैं, 7वीं और 8वें नंबर की गति है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है कि सुश्रुत की 7वें 8वें नंबर की गति जो है, हृदय ने उसके लिए क्या चिकित्सा कही है, क्या कहा है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो क्या चिकित्सा है, शस्त्र साध्य है। मेरी बात समझ में आ रही है। सुश्रुत ने 8 गतियां लिखी हैं, उन 8 गतियों में लास्ट वाली जो 2 गतियां हैं ना, 7 और 8 नंबर, वो यही हैं जिनके लिए हृदय ने स्टेटमेंट दिया कि बच्चा अगर हाथ पैर सिर ये सॉरी हस्त पाद सिर से योनि मुख में अवतरित हो, यानी हाथ पैर और सिर एक साथ आ रहे हैं, हाथ भी पैर भी और सिर भी इस तरह से आ रहा है, बात समझ रहे हो, वो उल्टा हो गया कि पैर भी आ गए, है ना, उसके हाथ भी आ गए और सिर भी आ गया, इस तरह से। तो मतलब देखा जाए तो वही है प्रतिखुर, अगर ध्यान से समझोगे तो प्रतिखुर की बात हो रही है। नहीं समझ में आ रहा, प्रतिखुर यही था ना अभी जो पढ़ा, प्रतिखुर कि काय संगी है लेकिन सिर हाथ और पैर उसके बाहर आ रहा है, तो वो वाली गति हो गई देखा जाए तो एक तो ये वाली, और दूसरा कह रहे हैं जिसका एक पैर योनि मुख से आ रहा हो, दूसरा गुदमार्ग से बाहर निकल रहा हो। तो इन दोनों गतियों को विषकंभ करके लिख दिया उन्होंने, विषकंभ, विषकंभ नाम याद रखना। और दोनों ही गतियां शस्त्र साध्य हैं। ठीक, आगे देखो, बाकी इसका मतलब लड़कों को तो दिक्कत देखो आती है समझने में ये चीजें, लेकिन गर्ल्स को आ रही है, मतलब उन्होंने जो है अभी गायनी वाला पार्ट पढ़ा नहीं है,
मॉडर्न का, तो वो अच्छे से पढ़ लो, सबको पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपसे हर जगह लाइफ में सवाल पूछे जाएंगे। इंटरव्यू फेस करोगे तो वहां भी लेबर क्या है, क्या स्टेजेस होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या ट्रीटमेंट दोगे, क्या ध्यान रखोगे, कैसे डिले कराओगे उसको, क्या कैसे चलाते हैं सिंटो, क्या डोज होती है, कैसे कैसे शुरू करोगे, कब कब बुलाना चाहिए, टीटी की डोज कब कब देनी चाहिए, बच्चे को कैसे ऑस्कल्टेट करोगे, क्या क्या देखोगे, है ना, लियोपोल्ड मेथड क्या है, मतलब ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या क्या चेक करना होता है, उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं आपसे, आपके यहाँ यूजी में जब हो तब भी, और आगे की लाइफ में भी सवाल पूछे जाएंगे। वाइवा भले ही काय चिकित्सा का होगा, लेकिन सवाल घूम के आपके ऊपर वहां तक आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि एग्जामिनर ये मान के चलता है लास्ट में, अच्छा इसने और कुछ नहीं पढ़ा होगा, गायनी अच्छे से पढ़ा होगा शायद, तो वाइवा काय चिकित्सा का चल रहा होगा, घुमा के ले आएगा गायनी के अंदर आपको। ठीक, नहीं बताओगे तो फिर आपकी गलती है, अगर नहीं समझदार हो तो। देखो चलो, बॉयज के लिए इतना है कि कम से कम रट तो लो, ये तो रट ही लो, 1 1.5 पेज की बात है। तो सुश्रुत चतुर्विध भेद ठीक नहीं है, अर्थात गर्भ अपत्य मार्ग में असंख्य प्रकार से आ सकता है, तो इन्होंने तो यही कह दिया कि 4 भेद ठीक नहीं है, आपको बता चुका हूं मैं। अष्टांग संग्रह, उन्होंने संकल्प या संग 3 प्रकार के कहे। संकल्प या संग, संकल्प मतलब समझ लो कि बच्चे के लिए क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं बच्चे की तरफ से, तो वो 3 चीजें हैं, सिर, अंश और जघन प्रदेश, है ना, क्योंकि ये क्या है कि बड़ा साइज है इन एरिया का निकलने के लिए बाहर, कि मतलब सिर में कोई पीड़ा वो हो सकती है, कंडीशन कि सिर का साइज मान लो बड़ा हो बच्चे का, कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही हो, तो नहीं बाहर आ पाएगा वो। तो सिर में, इसी तरह अंश शोल्डर रीजन, उसी तरह जघन प्रदेश जो है, तो इन 3 में रुकावट होती है, ऐसा संग्रह ने कहा है। तो संग्रह के संकल्प या संग 3 है। ठीक है, हम याद रखते हैं सज, याद करने के लिए, कि देखो जब कहीं बाहर जाते हैं अक्सर फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं कि महिलाएं तैयार नहीं हुई, टाइम लग रहा है ना, तो कहा जाता है क्या सजना सवरना चल रहा था, अभी टाइम लग रहा है सजने में, तो सजने की वजह से देर हो गई है, सज, ऐसा। तो सज यानी सिर, अंश और जगन, तो ऐसा याद रख सकते हो। आगे चलोगे, मूड गर्भ की गतियां 8, बात हो गई। अंतिम 2 गतियां यहाँ लिखी हुई हैं, जिनके लिए अष्टांग हृदय ने विष्कंभ शब्द कहा। कश्चिद आभुग्न मध्यो हस्तपाद शिरोभि, कि शरीर को मध्य से मोड़ लिया, हाथ पैर सिर से बालक बाहर आ रहा है। ठीक है, और दूसरी, कश्चिद एकेन सक्थना योनि मुखम प्रतिपद्यते पायुम च, कि एक पैर योनि मुख में और एक पैर पायु गुदा प्रदेश के अंदर। पढ़ा चुका हूँ दोनों बातें आपको भी, तो समझ आ रही होंगी। वाग्भट ने इसी को विषकम कहा है। ठीक है, 7वीं 8वीं गति के लिए आपकी बुक्स में विमर्श में थोड़ा सा और कुछ लिखा हुआ है मॉडर्न से कोरिलेट करके, वाग्भट का, तो मैंने सीधे शब्द लिख दिए, आपको सीधे याद कर लेना है कि 7वीं गति को जटिलोदय प्रतिखुर भी कहा जाता है, जटिलोदय प्रतिखुर। और 8वीं गति को पाद पाद जानु उदय, ये भी लिखा हुआ है कि पैर से और जानू से आना, इस तरह करके, मतलब पाद या जानू से आना, उस तरह करके, पाद जानू उदय। तो याद करने के लिए 7th गति मैंने लिख दिया जेपी, और 8वीं गति में लिख दिया पीजे। उल्टा हो जाता है जेपी और ये पीजे, तो जे पहले आता है, पी बाद में आता है, तो याद रखना 7वीं गति जो है जेपी है, और 8वीं गति जो है पीजे है। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? चलो आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 7वीं गति है जटिलोदय प्रतीक जेपी, और 8वीं गति का नाम है पाद और जानू से बालक बाहर आ रहा है, तो इस गति का नाम दिया पीजे हमने, याद करने के लिए, तो याद रख लेना आप 7वीं 8वीं। मूड गर्भ की गतियों में यदि आक्षेपक, योनिभ्रंश, संवरण, मक्कल, श्वास, कास, भ्रम, ये चीजें होने लगे, तो कहना चाह रहे हैं, अगर महिला जो है आपको ऐसा लगे कि शोक में जा रही है, कहने का मतलब, तो फिर क्या है, कंडीशन असाध्य हो जाती है, कि आक्षेप आने लगे उसको, योनि भ्रंश हो जाए, संवरण। ठीक है, योनि मुक्का मतलब बंद हो जाना पूरी तरह, तो जैसे हम देखते हैं कि इफेसमेंट वगैरह होता है, तो वो सब नहीं हो रहा है अगर, तो संवरण या मक्कल होने लगे, बहुत सीवियर पेन होने लगे। मक्कल वैसे नॉर्मल जो कंडीशन है वो हम मानते हैं कि प्रसव के बाद की कंडीशन, जो शूल होता है सीवियर, लेकिन पहले भी लिखा हुआ है ना, बहुत सीवियर पेन जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, उसके लिए भी मक्कल शब्द आया है कई जगह। श्वास, कास, भ्रम, ये चीजें होने लगे, तो कंडीशन असाध्य हो जाती है। अब देख लो योनि संवरण थोड़ा सा लिखा हुआ है, योनि संवरण, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, इन लोगों ने इसका उल्लेख किया है। वातलान्य अनपानानि, ग्राम्य धर्म प्रजागरम, मातरीश्वा प्रकुपिते कुरुते रुध मार्गम। ठीक है, तो मतलब वातल अन्नपान का सेवन करने से,
ग्राम्य धर्म करने से, प्रजागरण करने से मातृश्वा यानी वायु प्रकोपित हो जाती है और क्या करती है, मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, मार्ग को रोक देती है। ठीक है, फिर लिख रहे हैं, निरुद्ध वदनो उच्छ्वासो गर्भश्चासु विपद्यते। निरुद्ध वदनो उच्छ्वासो गर्भश्च आसु विपद्यते, सुदारुण अंतक प्रतिमम घोरम नारभे चिकित्सितम। कह रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, बालक का जो मुख है वो मतलब उसमें अवरोध हो जाता है, उसका श्वास नहीं ले पाता है। गर्भश्च आसु विपद्यते, गर्भ की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो सुदारुण कंडीशन है, अंतक प्रतिमम घोरम यानी साक्षात मृत्यु है, जैसा आपने शंखक में भी देखा है। उद्गत मृत्यु कल्प वहां शब्द आया है, याद रखना, वहां था उद्गत मृत्यु कल्प। इस पे भी सवाल आ चुका है कि महिलाओं की किस कंडीशन के लिए स्टेटमेंट आया है, सुदारुण अंतक प्रतिमम घोरम नारभे चिकित्सितम, किसकी चिकित्सा ना करो। तो किसके लिए आया है, योनि संवरण के लिए, स्पेशली याद रखना, योनि संवरण के लिए। क्लियर, आगे देखते हैं। एक मिनट बेटा, इसमें ना मधुकोश और लिख लो। ये जो किस किसने उल्लेख किया है इसका, तो यहाँ योग रत्नाकर भाव प्रकाश है ना, योग रत्नाकर 2 बार लिख दिया है। तो इनके पहले मधुकोश लिख लो आप, मधुकोश योग रत्नाकर भाव प्रकाश ऐसा लिख लो। तो मधुकोश में तो माधव में भी कहने का मतलब, आगे चलता है। मक्कल, मक्कल जो शूल होता है वो वात और रक्त की वजह से होता है। मक्कल शूल, तो दोष पूछता है उसमें, याद रखेंगे वात और रक्त है। ठीक, सुश्रुत सूत्र 33 आप लोगों ने पढ़ा है, मूड गर्भ के असाध्य लक्षण। तो गर्भ कोश परासंगो मक्कलो योनि संवृता, तो योनि संवरण देख के समझ सकते हो, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, मक्कल हो रहा है, गर्भ कोश परासंग। ठीक है, तो संग हो गया है मतलब किसी भी कारण से कि बालक प्रवृत्त नहीं हो रहा, तो सारी कंडीशन जो है असाध्यता की है मूड गर्भ के लिए। नेक्स्ट है प्रसव का कारण क्या होता है, बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से देखोगे। काल का परिणाम, एक तो समय है कि भाई 9 महीने हो गए हैं, तो है ना, 37 वीक्स हम लोग मान लेते हैं, स्वभाव से, और काल प्रकर्षण, दोबारा वही बात आ गई। तो काल का परिणाम, स्वभाव और काल प्रकर्षण, एक ही बात आगे रिपीट हो गई, वो तो मेन हो गया स्वभाव और काल, दो चीजें। गर्भ विच्युति, कि समय से पहले गर्भ के ऊपर व्रत हो जाता है। तो कृमि, वात अभिघात है, तो कृमि की वजह से, वात की वजह से, और कोई इंजरी वगैरह हो जाने की वजह से। तो हमने पढ़ लिया पीछे भी कि अभिघात हो गया कि कोई इंजरी जैसे फल पे हो जाती है, समय से पहले ही टूट के गिर जाता है, उसी तरह। तो कृमि भी याद रखना, और आपको शायद याद होगा कि कृमि आशा का उल्लेख किस आचार्य ने किया है, तो वो भी बता दो लगे हाथ याद। काश्यप। काश्यप ने। ठीक है, तो कृमि, वात और अभिघात की वजह से, ये वही श्लोक है जो अभी पढ़ाया था आपको कि 4 मास तक गर्भ विच्युति या गर्भ विद्रवा कहते हैं, ठीक है, गर्भ श्राव कहते हैं। उसके बाद जब शरीर स्थिर हो जाता है, उसके बाद ये कंडीशन हो 5वें 6ठे आदि मास में, तो उसको कहते हैं पात यानी गर्भपात। क्लियर, यहाँ लिखा भी है कि गर्भ विच्युति शब्द यहाँ देख पा रहे हो, विद्रवा जो है माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर में आया है। ठीक है, और उन्होंने लिखा है कि 7वें आदि मास में विप्रसव हो, तो वो गर्भ की विकृतता की वजह से, तो कोई खास बात, छोड़ो, कंफ्यूज करेगा कोई मतलब नहीं स्टेटमेंट का। यही याद रखो कि आज चतुर्था तत्वमासात गर्भ विच्युति और स्त्री शरस्य पाता पंचम षष्ठ है, इतना याद रखना है आपको। यहाँ देखोगे, भोज ने 3 मास तक गर्भस्राव कहा है, सुश्रुत में जो बात 4 मास तक लिखी है कि 4 मास तक गर्भस्राव होता है, भोज ने 3 मास तक का है गर्भस्राव, है ना, उसके बाद मतलब गर्भपात हो गया, समझने की बात है। तो 3 मास तक गर्भस्राव लिखा है उन्होंने। असाध्य मूढ़, प्रविद्यति शिरो या तु शीतांगी निरपत्रपा नीलोद्धत सिरा हंति सा गर्भम साचा ताम तथा, बहुत जरूरी बात है कि एक तो शीतांगी निरपत्रपा, निरपत्रपा कहते हैं लज्जा ना रही हो, शर्म ना आ रही हो, जैसे महिलाओं को कहते हैं लज्जा, है ना, उनका आभूषण है। तो शीत अंग हो गए मतलब, और निरपत्रपा मतलब लज्जा नहीं रही, मतलब होश ही नहीं उसे, उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो निरपत्रपा। नीलोद्धत सिरा, नील वर्ण की सिराएं उभर के आ जाए माथे पर, मतलब ये होता है कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो आप। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में गर्भ की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा गर्भ माता की मृत्यु का कारण बनता है। दोनों बातें याद रखना, दोनों एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनता है, गर्भ की भी मृत्यु होती है, लिख लेना आगे, गर्भ और माता दोनों की मृत्यु। ब्रेक लो, टाइम हुआ 10 मिनट, वापस आएंगे। थैंक यू।